बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरहा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदा मंद है, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। दिस इज़ 12th केमिस्ट्री FBSc बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2025। और स्टूडेंट्स, आज हम 2017 का फर्स्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 1A. Sodium, silicon and chlorine are present in the same period of the periodic table but they have different melting points. Why? ठीक है, यानी यहाँ पर इनके मेल्टिंग पॉइंट्स का पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो आपने बताना कि किसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। लाइक सोडियम बिल्कुल स्टार्ट में प्रेजेंट है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लेस है, लेकिन फिर हम जब सिलिकॉन की तरफ देखते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो अगेन इंक्रीज़ हो जाता है। एंड देन एट द एंड ऑफ द पीरियड जहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट है तो अगेन वहाँ पर उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लेस है। तो ये जो इरेगुलर ट्रेंड है इसमें पीरियड 3 एलिमेंट्स में मेल्टिंग पॉइंट्स का, ये किसकी वजह से है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इसको आपने किस तरह से आंसर करना है, पहले तो आप ट्रेंड बताएं। ठीक है, पीरियड 3 एलिमेंट्स शो इरेगुलर ट्रेंड फॉर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ट्रेंड्स फॉर द सोडियम, सिलिकॉन एंड क्लोरीन इज एज फॉलोज। ठीक है, ये आपने सबसे पहले बता दिया कि इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से जा रहा है। लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में सोडियम का सबसे लेस है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, देन सिलिकॉन का इंक्रीज कर जाएगा और एट द एंड ऑफ द पीरियड क्लोरीन का अगेन जो है वो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इसकी रीज़न क्या है कि अगर हम सोडियम के बारे में देखें, एज सोडियम हैज़ ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर द मेटालिक बॉन्डिंग सो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज लेस देन सिलिकॉन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब यहाँ पर सोडियम का आपको थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ कि ये पीछे जो ग्रे में आपको ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नज़र आ रहा है ना, ग्रे में। ठीक है, तो ये देखें कितना लाइट सा ग्रे है। इसका मतलब है कि हर सोडियम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो आप कह लें कि स्मॉल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल हैं मैग्नीशियम के पास, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आपको कितना ज़्यादा नज़र आ रहा है ना। ठीक है, ये ग्रे में जो आपको पीछे नज़र आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैग्नीशियम आइंस जो है वो आपस में बहुत स्ट्रांगली जो है जुड़े हुए हैं, और इनको अलग करना, सेपरेट करना, उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है। दैट्स वाई इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ ग्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, देयर इज़ अ लार्ज इंक्रीज इन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, रीज़न क्या है, बिकॉज इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड जॉइंट कोवेलेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लाइक डायमंड। ठीक है, ये डायमंड की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है और ये नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है ना। ठीक है, सिलिकॉन जो है वो नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है। दैट्स वाई यानी हर एक सिलिकॉन फर्दर 4 बॉन्ड्स बना रहा होगा। ठीक है, और कोवेलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर बना रहा होता है लाइक डायमंड। दैट्स वाई इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू द सोडियम। अब लास्ट में हम देखें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ क्लोरीन इज़ लेस देन सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन से इसका कम क्यों हो गया, क्योंकि हमें पता है कि ये क्लोरीन जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, बिकॉज क्लोरीन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स एंड हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, दैट इज लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज। तो यहाँ पर आपने 3 पॉइंट्स में इसको जो है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्ट्स ऑफ बेरिलियम कैन हैव 4 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एक्सप्लेन हाउ बेरिलियम +2 इज एसोसिएटेड विद 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये आपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बहुत डिटेल से पढ़ लिया है पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम में, तो आपने वही पॉइंट इसमें प्रॉपरली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मेंशन करना है। ठीक है, रिपीट हुआ ये क्वेश्चन एज इट इज़ 2016 के थर्ड पेपर में। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज लिगेंड, गिव एन एग्जांपल ऑफ ट्राइडेंटेट एंड हेक्साडेंटेट लिगेंड। ठीक है, यहाँ पर देखें आप, सिंपल पहले तो आपको लिगेंड की डेफिनेशन आनी चाहिए, और उसके बाद फिर आपको पता है कि मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, बाइडेंटेट होते हैं। ठीक है, और आपकी बुक में जो है वो ट्राइडेंटेट और टेट्राडेंटेट और हेक्साडेंटेट। ठीक है, ये आपको हेक्साडेंटेट, ठीक है, ये आपको बताए हुए हैं। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ ट्राइडेंटेट और हेक्साडेंटेट पूछा हुआ है, तो उसी की आपने एग्जांपल्स मेंशन करनी है। ठीक है,
लेकिन यह है कि मैं आपको बाकी का भी डेफिनेशन और एग्जांपल्स बता देती हूँ ताकि पेपर में अगर कुछ भी पूछा जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। लिगेंड क्या है? अ सब्सटेंस जो कि हो सकता है, उसके चार्जेस बताए हैं, यूजुअली नेगेटिवली चार्ज। वैसे तो नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है और सम टाइम्स पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है। यूजुअली जो है वो लिगेंड्स बता रहे हैं कि नेगेटिवली चार्ज ही होते हैं, ठीक है, लेकिन न्यूट्रल भी हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल की फॉर्म में, और समटाइम्स पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, ठीक है। अ सब्सटेंस सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम और आइन बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड लिगेंड, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है, यानी सेंट्रल मेटल एटम या आइन को जो सब्सटेंसेस सराउंड कर रहे होते हैं बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, इज कॉल्ड लिगेंड। अब यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपने प्रॉपरली एक या दो एग्जांपल्स जो हैं वो याद कर लेनी हैं ताकि आप उनको मेंशन कर सकें, क्योंकि अपनी तरफ से ये 4, 6 नंबर डिफरेंट करेंगे तो ये फॉर्मूला ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर पहला जो मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, ठीक है, K4 आयरन है, उसके साथ 6 साइनाइड्स हैं, ठीक है, और K3 आयरन है और उसका सिंपल एक ही साइनाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर तो एक ही लिखा हुआ है जी। तो अब इन दोनों एग्जांपल्स में ये बता रहे हैं कि Cn-, ठीक है, इट इज़ अ नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, ये एक नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है। और फिर जब दो अदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एग्जांपल्स बताई हुई हैं तो इसमें यहाँ पर बता रहे हैं कि अमोनिया, ठीक है, NH3 इज़ अ न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है, ये यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल बता दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर्स लिगेंड्स आर ऑफ मैनी टाइप्स, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है मोनोडेंटेट। अब इसकी डेफिनेशन देख लें, दोज लिगेंड्स विच हैव ओनली वन डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लिखा हुआ है डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर। अब क्या होता है कि आप देखें, अगर आप फ्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन के पास तो ऑब्वियसली बात है कि 4 पेयर्स है ना, ठीक है, 4 पेयर्स हैं, लेकिन ये सारे के सारे डोनेटेबल नहीं है, ठीक है, विद वन नेगेटिव साइन, क्योंकि आपको पता है कि फ्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इसने किसी का ले लिया अगर तो ये F नेगेटिव की फॉर्म में आ जाएगा। तो अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ये 4 यानी टेट्राडेंटेट लिगेंड हो गया, नहीं, इसका डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन एक ही है, ठीक है, जो वो मेटल को डोनेट करेगा, क्योंकि ये जिस तरीके से यूं करके कर रहा है तो अब इतना ये पॉसिबल नहीं है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर भी डोनेट करे, ये वाला भी करे, ये वाला यूं करके करे, ये यूं करके करे, तो ये पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर यही पॉसिबल है कि ये सिर्फ जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में ये देख लें क्या लिखा हुआ है कि दोज लिगेंड्स विच हैव ओनली वन डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है, एंड सच लिगेंड्स कैन मे बी नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, ठीक है, और ये नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं या न्यूट्रल हो सकते हैं। यहाँ वैसे पॉजिटिवली चार्ज भी लिख लेना चाहिए था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स हैं और ये न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, ठीक है। अब इनकी एग्जांपल्स आपने याद कर लेनी है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास बाइडेंटेट लिगेंड्स, दोज लिगेंड्स विच हैव 2 डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। अब डेफिनेशन तो इजी हो गई है, आर कॉल्ड बाइडेंटेट लिगेंड्स। अब कार्बोनेट है, ठीक है, कार्बोनेट के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ठीक है, डोनेट करने के लिए। यहाँ पर अगर आप कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से बनता है, ठीक है, यानी यहाँ पर भी एक नेगेटिव है और यहाँ पर भी एक नेगेटिव है, तो टोटल 2 नेगेटिव चार्जेस हो गए। अब ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। तो ये इसके पास भी 2 लॉन पेयर्स हैं, लेकिन ये अपने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करता, तो दैट्स वाई ये हमारे पास जस्ट 2 ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कार्बोनेट के डोनेटेबल हैं। इसी तरह सल्फेट का भी स्ट्रक्चर है, ऑक्जेलेट का। हाइड्रोजीन में आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, और ये इथाइलिन डायमीन में भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं डोनेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्राइडेंटेट लिगेंड। ट्राइडेंटेट लिगेंड की डेफिनेशन, दोज लिगेंड्स विच हैव 3 डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर कॉल्ड ट्राइडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल में आ जाएगा, अब देखें, डाई इथाइलिन, 2 इथाइलिन आपने लगा दिए, एंड ट्राईअमीन, डाइथाइलिन ट्राईअमीन, ठीक है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है डाई EN, ठीक है। जब ऐसे लिखा तो आपको पता हो जाना चाहिए कि ये डाई इथाइलिन ट्राईअमीन का जिक्र हो रहा है, डाई इथाइलिन ट्राईअमीन। इथाइलिन डायमीन का यही होता है, इथाइलिन डायमीन, और डाई इथाइलिन ट्राईअमीन का ये साइन होता है। नेक्स्ट है आपके पास ट्राइडेंटेट के बाद हेक्साडेंटेट, ठीक है। हेक्साडेंटेट, दोज लिगेंड्स विच हैव 6 डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर कॉल्ड हेक्साडेंटेट, यानी मोनोडेंटेट आपने पढ़ लिया है,
बाइडेंटेट पढ़ लिया, ट्राइडेंटेट पढ़ लिया, फिर आपने हेक्साडेंटेट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपसे ट्राई और हेक्सा का पूछा हुआ है, मोनो और बाइडेंटेट का नहीं पूछा, तो आपने पेपर में वही लिखना जो आपसे पूछा होगा। दोज लिगेंड्स विच हैव 6 डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर कॉल्ड हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। अब आपको मैंने ये ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जब वीडियोस करवाई थी नोमेनक्लेचर, तो मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत अच्छे से सिखा दिया था। इथाइलिन, डायमाइन, टेट्राएसीटेट। ठीक है, अब इसमें टेट्राएसीटेट में ये गलती ना कीजिएगा कि इधर पे ऑक्सीजन ना लगा दीजिएगा, यानी सोडियम नाइट्रोजन के साथ इधर जो है वो ऑक्सीजन ना लगा दीजिएगा। ठीक है, ऐसे तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे गलती कर देते हैं, तो ये नहीं करनी गलती। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। हाउ आर क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयंस आर इंटरकन्वर्टेड इनटू टू वन अनदर, राइट बैलेंस इक्वेशन to show this interconversion and mention the color change during this conversion। तो ये ऑलरेडी आपने बहुत ज़्यादा डिटेल से ये वाला इंटरकन्वर्जन का क्रोमेट और डाइक्रोमेट का जो है वो क्वेश्चन कर लिया हुआ है, और ये 2016 के थर्ड पेपर में आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 डिटेल से ये कर लिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट एंड एक्सप्लेन द मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो ये भी आपके पास रिपीट हो चुका है एज इट इज़ 2016 सप्ली 1 के पेपर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, ड्रॉ एनेंटियोमर्स ऑफ लैक्टिक एसिड। तो ये आपने जो है वो प्रॉपरली करना है। ऑप्टिकल आइसोमर्स में पहले आपने बताना है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स को एक्सप्लेन करने के लिए पहले आप ऑप्टिकल एक्टिविटी बताएंगे, उसकी हेडिंग देंगे। ठीक है, तो इसकी जो है वो आपको ऑलरेडी हेल्पिंग वीडियोस जो है वो शेयर की जा चुकी हैं। ठीक है, उसमें से आपने ऑप्टिकल आइसोमर्स पूरा अंडरस्टैंड कर लिया, तो बस आपने अब इसको लिखना कैसे है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपने हेल्पिंग वीडियोज़ इसकी वॉच कर ली हुई हैं। ठीक है, आपने पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी की डेफिनेशन लिखी। ठीक है, कि किन कंपाउंड्स को हम ऑप्टिकल एक्टिव कहते हैं। ठीक है, और फिर दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहे हैं उनको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं और लीवो रोटेटरी होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन में लैक्टिक एसिड के एनेंटियोमर्स भी ड्रॉ करने के लिए बोला हुआ है, तो सबसे पहले आपने एनेंटियोमर्स की डेफिनेशन भी लिखनी है, ये वाली। ठीक है, ये नहीं लिखनी डायस्टीरियोमर्स की, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एनेंटियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एनेंटियोमर्स आर द स्टीरियोआइसोमर्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, यानी वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज भी नहीं होते, लेकिन एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। ठीक है, और लेकिन जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं वो नॉन सुपर इम्पोजेबल भी होते हैं और नॉट मिरर इमेजेस भी होते हैं, यानी मिरर इमेज भी नहीं है और सुपर इम्पोज भी नहीं हो रहे। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो अब आपने एनेंटियोमर्स ड्रॉ करने हैं। तो ये जो डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी आइसोमर्स होते हैं ना, तो ये आपस में एक दूसरे के एनेंटियोमर्स होते हैं। ठीक है, तो ये लैक्टिक एसिड का आपको ड्रॉ करने के लिए बोला हुआ, तो लैक्टिक एसिड का जो आपको आयोपैक नेम है वो भी आना चाहिए, 2-हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, एंड लैक्टिक एसिड कैन शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज इट कंटेन्स वन एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, तो हमारे पास इसके जो आइसोमर्स हैं वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी और रेसिमिक मिक्सचर्स हैं। ठीक है, लेकिन आपने 2 ड्रॉ करने हैं। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आपने ड्रॉ करना है और लीवो रोटेटरी आपने ड्रॉ करना है, इस तरह करके। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के एनेंटियोमर्स हैं। ये आपने फिर प्रॉपर बता देना है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी आइसोमर्स ऑफ द लैक्टिक एसिड आर एनेंटियोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, क्योंकि आपको एनेंटियोमर्स ही ड्रॉ करने के लिए कहा हुआ था। तो अगर आपको वैसे आ जाए कि लैक्टिक एसिड की एग्जांपल आप एक्सप्लेन कर दें, उसके पॉसिबल आइसोमर्स बता दें, ठीक है, तो उसमें फिर आपको ये रेसिमिक मिक्सचर भी लिखना है। ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इसको बता रही हूँ कि रेसिमिक मिक्सचर भी आप याद कर लें। ठीक है, प्रॉपरली अगर ये एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएगी तो आपको डेक्स्ट्रो रोटेटरी के बाद लीवो और उसके बाद रेसिमिक मिक्सचर भी लिखना होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी की इक्विमोलर कंसंट्रेशन जब हम ले लेते हैं तो ये रेसिमिक मिक्सचर बन जाता है, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, बिकॉज इसमें दोनों की जो है वो इक्वल कंसंट्रेशंस प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरीके से आपने इसको प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राइट रिएक्शन इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स यूजिंग मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब ये देखें, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी आपको ग्रिग्नॉट रिएजेंट दे दिया। ठीक है, लाइक ये मिथाइल ले लें आप, साथ मैग्नीशियम लगा लें और फिर ब्रोमीन। ठीक है, और
रिएक्शन इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब क्या क्या बनाना है आपने, टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना, टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना है, ठीक है, टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इसका भी स्ट्रक्चर आपको पहले आना चाहिए। टर्शी ब्यूटाइल में 4 कार्बन हैं, ठीक है, टर्शरी फॉर्म में अटैच हुए हैं, और अल्कोहल, ठीक है, यानी ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ फर्दर 3 कार्बन अटैच हैं। तो ये पूरा जो है वो टर्शरी ब्यूटाइल हो गया और ये अल्कोहल हो गया, ठीक है। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना है आपने, और साथ आपने एसिटिक एसिड भी बनाना है। तो एसिटिक एसिड में कितने कार्बन हैं, एसिटिक एसिड में 2 कार्बन है। अब ये तो बड़ा आसान है, ये तो पूरा का पूरा रिपीट हुआ हुआ है, हमने पीछे किया हुआ है कि एक कार्बन जो है वो मैग्नीशियम इधर ग्रिग्नॉर्ड से आ रहा है, और एक कार्बन जो है वो जब आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे एक कार्बन उधर से आ जाएगा तो एसिटिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। ये तो सारा का सारा रिपीट हो रहा है, पीछे भी हमने कितनी दफ़ा पेपर्स में ये रिपीट कर लिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अब बात यह है कि आपने टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है वो बनाने के लिए क्या स्टार्टिंग स्ट्रक्चर लेनी होगी, किसके साथ कैसे जो है उसको करना होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, तो उसको अगर आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, ठीक है। और अगर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो है वो एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है, ठीक है। और अगर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो है वो एसीटोन के साथ रिएक्ट करता है तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर बनाएगा। तो बेसिकली देखें, एक मिथाइल ग्रुप तो आपके पास ग्रिग्नॉर्ड से आ जाएगा, ठीक है, और एसीटोन में भी 1, 2 और 3 कार्बन है, तो टोटल आपको 4 ही कार्बन चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सिंपल अगर आप मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को अगर आप रिएक्ट करवाते हैं एसीटोन के साथ तो कार्बन पूरे हो जाएंगे, तो इसको आप इजीली प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के लिए हमने ये देखें एसीटोन, इसके साथ आप लिखें नाम, मैंने अगर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ लेकिन आपने लिखना है पेपर में, ठीक है। बाज़ जगहों पर मैंने यहाँ पर इस तरह से मुझसे रह गया, लेकिन आपने लिखना होगा कि ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वो तो आपको दिया हुआ है कि आप एसीटोन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इसको बल्कि आप इस तरह से लिखेंगे कि हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो इससे ये एसिटिक एसिड बना रहा है, ठीक हो गया। ये भी अगेन रिपीट हुआ था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द एसिडिक ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। अब राइट डाउन द इक्वेशन नहीं लिखा हुआ है, अगर लिखा होता ना राइट डाउन द इक्वेशन फॉर एसिडिक ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन तो आपने डायरेक्ट बस इक्वेशन ही लिख लेनी थी, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्लेन, तो आपने जो इक्वेशंस में कर रहे हैं ना, इक्वेशंस में जो चीज़ें किसको किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, क्या कंडीशन है, वो आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देनी है, ठीक है। ये मैं आपको अगेन एंड अगेन बता रही हूँ। जब सिंपल लिखा होगा कि राइट डाउन द मैकेनिज्म, राइट डाउन द रिएक्शन इक्वेशंस, राइट डाउन दिस या राइट डाउन द कन्वर्जेंस, तो वो आपने जस्ट इक्वेशन से ही काम करना है। लेकिन अगर जहाँ पर आएगा कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म या एक्सप्लेन दिस रिएक्शन, तो उसमें आपने स्टेटमेंट्स भी लिखनी है। लेकिन एट द एंड भी मैं आपको बताऊं कि वो स्टेटमेंट्स आपने लिखी तो होंगी, लेकिन ड्यूरिंग चेकिंग इतना ज़्यादा उनके ऊपर फोकस नहीं किया जाता, क्योंकि वो तो स्टेटमेंट्स वही हैं बेसिकली। जिसने इक्वेशंस ठीक लिखी होंगी तो ऑब्वियसली बात है कि उसने उन इक्वेशंस को देखकर ही स्टेटमेंट्स लिखी है ना, तो बेसिकली इक्वेशंस ही चेक की जाती हैं। जब इक्वेशंस ठीक हैं तो उसमें आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। अब इक्वेशन ही ख़राब है, ठीक है, तो उसमें गलतियां निकली हुई हैं, ठीक है, स्टेटमेंट मतलब रिएजेंट्स नहीं लिखा हुआ, कंडीशन नहीं पूरी की हुई, तो स्टेटमेंट पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लें कि क्यूमीन को हमने क्या मतलब कैसे हमने इसको एक्सप्लेन करना है कि क्यूमीन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट इनटू द क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, एंड देन द क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू फिनोल, ठीक है, थ्रू एन एसिड कैटेलाइज्ड रीअरेंजमेंट, ठीक है। यानी आपने ये किया है ना, ठीक है, क्यूमीन रिएक्ट्स विद एसिड विद द एयर या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ 60 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, एंड देन यहाँ पर हमारे पास ये हमने लिखना है क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया, ठीक है, क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यस, हाइड्रोजन, ये यहाँ पर नाम लिखना है आपने, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये बन गया है। एंड फिर आपने सेकेंड लाइन में लिखना है कि दिस क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू फिनोल बाय एसिडिक बाय इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सिंपल ऐसे, ठीक है।
यानी आप बेशक अपने वर्ड्स में भी लिख लें, लेकिन वही लिखें, वही आप स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो कि आपने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, राइट द इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन विद द फॉलोइंग कंपाउंड्स, एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन। तो ये एज इट इज़ रिपीट हो रहा है क्योंकि 2016 के थर्ड पेपर में भी हमने यही अमोनिया डेरिवेटिव्स का रिएक्शन जो है वो यानी एसिटल्डिहाइड और एसीटोन के साथ करवाया है, और 2016 सप्ली 2 के पेपर में भी हमने ये क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी किए हुए हैं। तो बेसिकली देखें यहाँ से आपको क्या चीज़ पता चल रही है कि हमसे कुछ भी बाहर से नहीं पूछा जाएगा, हमें जो रिएक्शंस करवाए गए हैं, जो PDF प्रोवाइड किया गया वही पूछा जा रहा है, हमारी बुक में से ही हमसे क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि हमें अगर रिएक्शंस भूल गए या हमने गलत लिख दिए तो हमारे मार्क्स कटेंगे, वरना यही चीज़ें आएंगी जो हमें बताई जा रही हैं। ठीक है, देखें कितने क्वेश्चन जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, व्हाट इज फिशर एस्टरिफिकेशन, गिव एग्जांपल, राइट द नेम ऑफ द एस्टर यूज्ड एज अ ऑरेंज फ्लेवर। अब ये वाला भी 2016 सप्ली 1 में आपने फिशर एस्टरिफिकेशन, उसकी एग्जांपल सारा कर लिया, याद कर लिया। अब ये वाला जो है ना, ये वाला टेबल आपकी बुक में से निकाला जा चुका है। ठीक है, पहले था लेकिन फिर निकाला जा चुका है। पूरा टेबल दिया हुआ था कि ये वाला एस्टर है तो वो इधर से मतलब ऑरेंज फ्लेवर देता है, इसको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर देता है, ये फ्लेवर देता है, तो वो अब निकाला जा चुका था। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपसे जस्ट एस्टेरिफिकेशन पूछी जाएगी, उसकी एग्जांपल्स वगैरह पूछी जाएंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने 2017 फर्स्ट पेपर के सेक्शन बी के 1 से लेकर 10 क्वेश्चंस बहुत डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 11 to 19 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।